हेलो व्यूवर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आज इस बुक का लास्ट चैप्टर 11th क्लास इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसका 9th चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है पर्यावरण और धारणीय विकास। तो चैप्टर से ही हमें समझ में आ रहा है कि हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला तो पर्यावरण। पर्यावरण यानी कि हमारे आसपास का आवरण, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो वन हो, चाहे वो मृदा हो, पानी हो, हवा हो, कुछ भी हो, हमारे आसपास जो भी है वो पर्यावरण है, उसके बारे में। और धारणीय विकास, धारणीय विकास ये बहुत पूछा जाता है। धारणीय यानी कि विकास करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार, मतलब हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने इतना उधम काटा दुनिया में आके, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार भी, कि उसकी वजह से आज के लोग भुगत रहे। उसमें इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ था, इतने ज़्यादा जंगल काटे गए, जलाए गए, दुनिया भर के बम विस्फोट, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो हम भुगत रहे हैं ना आज के टाइम में। ऐसे ही हम जो आज कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। तो विकास के नाम पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आने वाली पीढ़ियां उसको ना भुगतें। ठीक है, और सॉरी, आने वाली पीढ़ियां उसको भुगतें। तो उसे कहते हैं हम धारणीय विकास। कि विकास इस तरीके से हो कि उसका मज़ा हम भी ले सकें और आने वाली पीढ़ियां भी उसका लुत्फ़ उठा सकें। ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये यहाँ से यहाँ तक तो यही दिया हुआ है कि हमें विकास इस तरीके से करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों पर उसका कोई भी पर्यावरण का प्रतिकूल यानी कि उल्टा प्रभाव ना पड़े। हमें विकास इस तरीके से करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्यावरण में हमारे आसपास की सारी चीज़ें आती है, चाहे वो जैविक हो चाहे वो अजैविक हो, मतलब जिसमें जान हो या जान ना हो। जैसे जिसमें जान नहीं है, मिट्टी, हवा, पानी। ठीक है, अजैविक तत्व। और जैविक जैसे कि पशु पक्षी, ठीक है, मत्स्य, वन, पौधे, ये सारे जैविक तत्व। अजैविक जैसे भी मैंने बताया, हवा, पानी, भूमि, जिनमें जान नहीं होती। तो जैविक हो या अजैविक हो, यहाँ तक कि चट्टान और सूर्य की किरण भी पर्यावरण का ही हिस्सा है। तो ये सब हमारे पर्यावरण में आते हैं। अब हम जानेंगे कि पर्यावरण के क्या कार्य हैं, यानी कि पर्यावरण क्या काम करता है। आपने अभी एक अच्छा सा उदाहरण देखा कोविड-19 में, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था, तो क्या हुआ था कि पर्यावरण ने खुद को अपने आप ही ठीक करना शुरू कर दिया था। कैसे? मतलब पॉल्यूशन नहीं हो रहा था, कोई घर से बाहर नहीं जा रहा था, कोई गाड़ी नहीं चला रहा था, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, औद्योगिकरण, बहुत सारी चीज़ें मतलब बंद हो गई। उत्पाद बनने बंद हो गए बहुत सारे, सभी तो नहीं। तो जिससे क्या हुआ, पॉल्यूशन लेवल काफ़ी नीचे चला गया था। और आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि ओज़ोन परत ने अपने आप को ठीक कर लिया था। जो आसमान के ऊपर ओज़ोन परत होती है ना, वायुमंडल की ऊपरी परत, वो फट जाती है ज़्यादा पॉल्यूशन से, और वो फटी हुई है कई जगहों से, एक चादर की तरह होती है। तो उसने अपने आप को ठीक कर लिया था। तो इसका मतलब ये है कि पर्यावरण खुद को अपने आप ठीक करता रहता है, बस उसको क्या चाहिए, मौका चाहिए ठीक करने का। तो यहाँ हम पर्यावरण के कार्य पढ़ रहे हैं। खैर, पर्यावरण के क्या क्या कार्य हैं, तो उसमें आवश्यक 4 कार्य आते हैं। कौन कौन से? यह संसाधनों की पूर्ति करता है। पर्यावरण हमें संसाधन देता है, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोल हो, मिट्टी, पानी। हम जो भी चीज़ें अपने आसपास से ले रहे हैं, हाँ, हम खुद तो कुछ नहीं बना रहे, बना भी रहे हैं तो उसमें भी हम प्रकृति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सब संसाधन है। तो संसाधनों की पूर्ति करता है पर्यावरण, जिसमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं। बिल्कुल, नवीकरणीय यानी कि जिनको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है, और गैर नवीकरणीय जिनको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं किया जाता। तो दोनों प्रकार के संसाधन इसमें शामिल होते हैं। अर्थात संसाधनों की पूर्ति निरंतर बनी रहती है, मतलब हमें हर वक्त संसाधन चाहिए होते हैं, हर वक्त खनन की प्रक्रिया चलती रहती है, हर वक्त कुछ ना कुछ फैक्ट्री में बनता रहता है, और हर वक्त कोई ना कोई कुछ ना कुछ खाता रहता है, उपभोग करता रहता है। यानी कि हर वक्त हमें संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण में जिनका नवीकरण हो जाता है, जैसे कि वन, एक बार काट लिया पेड़ दोबारा आ जाएगा। जंगल एक बार अगर काट दिया, अगर मौका दिया जाए, वहाँ पर कोई बिल्डिंग ना खड़ी करी जाए और वहाँ से चले जाओ,
तो 20-25 साल में जंगल फिर से खुद को उगा लेगा। ठीक है, समुद्र में मछलियाँ, ये नवीकरणीय है। कितने भी मछलियाँ आप खा लो, लेकिन मछलियाँ वहाँ पर आती ही रहेंगी, पैदा होती रहेंगी। तो ये नवीकरणीय है। और गैर नवीकरणीय, ये वो संसाधन है जो एक बार के बाद ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोल, ये जीवों के बने अवशेष वाला ईंधन है ना, जो ज़मीन से निकलता है, तो इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं जीवाश्म ईंधन, ये एक बार के यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। ये है गैर नवीकरणीय संसाधन। इसके बाद हमने 4 कार्य पढ़े पर्यावरण के, जिसमें पहला था ये संसाधनों की पूर्ति करता है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया पूरा। अब दूसरा काम आता है, यह अवशेष को समाहित कर लेता है, यानी कि जितना भी कूड़ा कचरा होता है उसका ये समाहित कर देता है पर्यावरण। आपने देखा होगा, कभी सोचा कि हम अपने घर से बाहर कूड़ा फेंक देते हैं, कूड़े वाले को दे देते हैं, कूड़े वाला भी उसको कहीं फेंक के आता होगा, फिर वो भी उसको कहीं फेंक के आता होगा, तो लास्ट में जहाँ पे ये कूड़े का पहाड़ बन जाता है उसको होता क्या है, तो पर्यावरण को समाहित कर देता है। धीरे 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 उसका कंपोस्ट होता जाता है और वो ज़मीन में ही मिल जाता है। कई बार कूड़े कचरे को एक गड्ढा बनाकर उसमें डाल दिया जाता है, मिट्टी से दबा दिया जाता है और वहाँ पर क्या बन जाती है, खाद बन जाती है। खाद फिर से कृषि में काम आती है। तो कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण जो कूड़ा कचरा होता है, अवशेष जिसे हम कहते हैं, आम भाषा में हम कूड़ा कचरा कहते हैं, लेकिन सारी चीज़ें कूड़ा कचरा नहीं होती। कुछ चीज़ों के जो अवशेष बचे हुए होते हैं उन सबको क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है। और तीसरा काम है, यह जननिक और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है। बिल्कुल, यहाँ पे विविधता इतनी ज़्यादा है कि उससे क्या होता है, पोषण प्रदान करता है। जैसे कि शेर हिरण को खाता है, हिरण घास खाती है, घास सूर्य की रोशनी से खाना बनाते हैं, मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये भी हमें पर्यावरण ही प्रदान करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर हम आज के टाइम में देखें तो पर्यावरण खतरे में है। क्यों है खतरे में? क्योंकि पर्यावरण सारी चीज़ों को क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है। लेकिन हर चीज़ की समाहित करने की एक लिमिट होती है ना। जैसे कि आप यहाँ पर कूड़ा भर के आ गए, मिट्टी दबा के आ गए, ये इसने अभी बेचारा खाद बना नहीं पाया कि एक और गड्ढा करके कूड़ा भर दिया। अभी इसका खाद बन नहीं पाया कि एक और गड्ढा करा और कूड़ा उसमें भर दिया। तो मतलब समाहित करने का पर्यावरण को मौका भी तो चाहिए। गंद फैलाने का तो जो प्रोसेस है वो तेज़ है और समाहित करने का जो प्रोसेस है वो धीमा है। तो पर्यावरण उसको अवशोषित नहीं कर पाता, जिस वजह से पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण ऐसा नहीं है कि प्रदूषित नहीं होता, ये तो जब से लोग हैं प्रदूषण फैला ही रहे हैं। लेकिन तब कम लोग हुआ करते थे तो कम पॉल्यूशन, अभी ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और समाहित करने की तो जो दर है पर्यावरण की वो कम है। तो अवशोषी क्षमता, इसे कहते हैं अवशोषी क्षमता। पर्यावरण खुद को खुद ही ठीक कर लेता है। जैसे कि आपने लॉकडाउन में देखा था, हवा अच्छी हो गई थी, ताजमहल भी चमक रहा था, बादल भी साफ दिखाई दे रहे थे, आसमान में बहुत सारे तारे रात में ऐसे थे जो ठीक से दिखाई नहीं देते थे, वो भी दिखाई दे रहे थे। तो खुद को ठीक कर लिया ना पर्यावरण ने, क्योंकि कोई काम तो नहीं, बहुत सारे कार्य बंद हो चुके थे जो पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो अवशोषी क्षमता के बाहर, अवशोषी क्षमता का अर्थ पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से है। इसके कारण ही आज हम पर्यावरण संकट की दहलीज पर खड़े हैं। मतलब ये कि आज जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है वो अवशोषी क्षमता की वजह से हो रहा है, कि पर्यावरण की जो अवशोषी क्षमता है वो कम है और हमारे पोल्यूशन फैलाने की, प्रदूषण फैलाने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है। यहाँ पर आप इस वाले ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसको आप पढ़ लेना, ये काफ़ी अच्छा बॉक्स है। वैश्विक उष्णता, यहाँ पे बताया गया है कि जो पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तापमान हर साल कुछ ज़्यादा हो रहा है, पहले से अधिक गर्मी पड़ रही है, बर्फ़ पिघल रही है, वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है वगैरह, उसके बारे में काफ़ी पुराना टॉपिक है। हमने ये पिछले चैप्टर्स में भी किया है, 10th में 9th में भी ये है, एक बार फिर पढ़ लेना। खैर, हम आ जाते हैं यहाँ पर। ये जो पर्यावरण प्रदूषण फैलता है ये पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, साथ में हमें खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे? हर चीज़ की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी,
वो घटती जा रही है। अगर हम भारत में देखें तो भारत में 70% जल प्रदूषित है, सिर्फ 30% पानी ही साफ है, बाकी 70% पानी पीने लायक नहीं है, गंदा हो चुका है। और उसी गंदे पानी को हम बार बार पिए जा रहे हैं साफ कर करके, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। जिससे क्या होते हैं, सांस की बीमारी, जल संक्रामक पानी से फैलने वाले रोग, इनकी घटनाएं बढ़ रही हैं। बीमारियां ज़्यादा बढ़ती हैं, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है और फिर गरीबत आती है उससे, क्योंकि सेविंग करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए ये सारी चीज़ें एक साइकिल की तरह चलती जाती हैं और देश भी आगे नहीं बढ़ता। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ तो सिर्फ हवा पानी की बात हमने की है, लेकिन पर्यावरण मुद्दे जैसे कि वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, पूरे विश्व की उष्णता मतलब गर्मी बढ़ रही है, या फिर ओजोन परत जो है वो फट रही है, ये तो और भी ज़्यादा गंभीर है, और भी बड़े मुद्दे हैं। ओजोन परत के फटने से पता है सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं, वो भी पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिनको ओजोन परत रोक लेती है। लेकिन जहाँ जहाँ से ओजोन परत फट चुकी है वहाँ से किरणें आ जाती हैं, और जब वो किरणें किसी इंसान के ऊपर आती हैं तो वो एक नॉर्मल किरणें जैसी होती हैं, लेकिन उससे कैंसर की बीमारी हो जाती है। और आपको पता है भारत में कैंसर के 8% मामले ज़्यादा हो गए हैं, 8% कैंसर बढ़ गया है। ये ओजोन लेयर की वजह से भी है और हमारे खान पान की वजह से भी। तो ये और भी ज़्यादा गंभीर मुद्दे हैं, जिसके कारण सरकार को अधिक धन व्यय करना पड़ा। अतः यह स्पष्ट है कि नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों की अवसर लागत बहुत अधिक है। अवसर लागत यानी कि हम किसी चीज़ में कोई भी लागत लगाते हैं, जैसे कि सरकार के पास पैसे हैं, 100 रुपये हैं। अब सरकार को ये देखना है कि ये 100 रुपये कहाँ खर्च करने हैं, शिक्षा पर खर्च करे, स्वास्थ्य पे खर्च करे, या फिर पेंशन पे खर्च करे, हॉस्पिटल में खर्च करे, कहाँ पे खर्च करे। तो अगर वो पर्यावरण पे खर्च करेगी तो यहाँ पर कम खर्च करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कम खर्च करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, उसको कहते हैं अवसर लागत। यानी कि एक जगह छोड़ रहे हैं हम और दूसरी जगह पैसा लगा रहे हैं, तो इसकी जो अवसर लागत है काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम पर्यावरण पर पैसा खर्च करते हैं तो हमें बाकी चीज़ों पर पैसा खर्च करने में कम पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं है, पैसे तो लिमिटेड है ना, संसाधन लिमिटेड है। तो पर्यावरण को ठीक करने की जो अवसर लागत है वो काफ़ी ऊंची है। इसके बाद आप ये वाला बॉक्स पढ़ सकते हैं, ओजोन अपक्षय। ये इसके बारे में है कि ओजोन जो लेयर है वो कैसे फटती है, पराबैंगनी वगैरह यूवी किरणें, अभी मैंने समझाया वही सब है। और डिटेल से पढ़ना है तो ये पढ़ लेना वीडियो रोक के, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर वही चीज़ हुई है, दी हुई है। प्रारंभ के दिनों में जब सभ्यता शुरू हुई, मतलब लोगों ने जब शहर बसाने शुरू किए थे, तब जनसंख्या इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं थी, जनसंख्या कम थी, औद्योगिकरण हो रहे थे। तो जो पर्यावरण है उसको खुद को ठीक करने का मौका मिल रहा था, वो गंदी चीज़ों को अपने आप में समाहित कर रहा था, उसकी अवशोषित क्षमता ठीक थी पर्यावरण की। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, ठीक है, सभ्यता का विकास होता गया, औद्योगिकरण बढ़ता गया, और जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या विस्फोट जिसे हम कहते हैं। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाने पड़ेंगे। ये जो क्रांति आई है इसने पर्यावरण की गुणवत्ता को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। ये क्रांति मोस्टली 1800 के बाद ही आई थी, औद्योगिकरण और इन सब की बड़ी तेज़ी से विकास हुआ, और उसके बाद ये प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध, इन सब में भी। इसके बाद हम यहाँ आते हैं। अभी हाल तो ये हो गया है कि हमारे पास मांग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है और पूर्ति सीमित है, ठीक है। हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो कम हैं और मांग अधिक है, तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट की जो पूर्ति है उसकी कॉस्ट हाई कर देते हैं। अब जो अमीर लोग हैं वही इसको खरीद पाएंगे, गरीब नहीं खरीद पाएंगे, तो ये वाली चीज़ चलती है। अब हम आते हैं भारत की पर्यावरण स्थिति पे, कि भारत की पर्यावरण स्थिति कैसी है। ये तो हम जानते ही हैं कि भारत की जो भूमि गुणवत्ता है वो बहुत ही अच्छी है खेती करने के लिए, और तरह तरीके की मिट्टी है यहाँ पे, कहीं पे जलोढ़ मिट्टी, कहीं पे काली मिट्टी, कहीं पे पीली मिट्टी, तो हर तरीके की खेती करना यहाँ पे पॉसिबल है।
कहीं पे काजू उगाए जाते हैं, कहीं पे गन्ना उगाया जाता है, क्योंकि मिट्टी में अलग अलग तरीके के तत्व मौजूद हैं। यहाँ पे सैकड़ों नदियाँ हैं, उपनदियाँ हैं, यानी कि सहायक नदियाँ जिन्हें हम कहते हैं छोटी नदियाँ। हरे भरे वन हैं, जंगल हैं, भूमि की सतह के नीचे बहुतायत उपलब्ध खनिज पदार्थ भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। पेट्रोल तो नहीं है उतना, लेकिन कोयला और बाकी लोहा तो बहुत ही ज़्यादा है। हिंद महासागर का विस्तृत क्षेत्र, पहाड़ों की श्रृंखला आदि के रूप में भारत के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं। अगर हम देखें दक्षिण की तरफ, तो हमारे पास पठार हैं जहाँ पे काली मिट्टी होती है, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। और कपास की खेती से क्या बनाया जाता है? सूती कपड़ा बनाया जाता है। तीनों तरफ हमारा देश समुद्र से घिरा हुआ है, जिस वजह से भी हमें बहुत फ़ायदा है। ऊपर की तरफ हिमालय है, हिमालय में भी बहुत अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, मतलब चोटी पे तो नहीं उगाई जाती, उसके आसपास जहाँ पे लोग रहते हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो हमारा देश इस चीज़ में बहुत ज़्यादा धनी है, लेकिन हमने उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। यहाँ पर हम देखें अरब सागर से लेके और बंगाल की खाड़ी तक गंगा का मैदान है, जो कि एक बहुत ही उर्वरक क्षेत्र है, मतलब बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, जहाँ पे आप कुछ भी उगाते हैं, जैसे कि चावल, गेहूँ, जौ, मक्का टाइप की फसलें, तो बहुत आसानी से उग जाती हैं। और विश्व में सबसे गहन खेती और घनत्व जनसंख्या वाला क्षेत्र भी यही है, क्योंकि ये मैदान है, यहाँ पे रहना आसान है, खेती आसानी से हो जाती है, सिंचाई के साधन मिल जाते हैं, पानी आराम से मिल जाता है, इसलिए लोग भी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व ऐसा होता है कि प्रति 1 किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं। जैसे मान लो दिल्ली में प्रति 1 किलोमीटर पे 1000 या 1300 के करीब लोग रहते हैं, क्योंकि 5-5 मंजिल की बिल्डिंग बनी होती है, एक एक फ्लोर में एक एक लोग रह रहे हैं और बहुत घने। वहीं आप अगर सिक्किम वगैरह में देखोगे तो 1 किलोमीटर पर करीब आपको 5 या 7 लोग दिखाई देंगे, या 100 लोग, इस तरीके से। तो इसको हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व, कि प्रति 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है गंगा के मैदान का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी है, उपजाऊ मिट्टी है, मैदानी भाग है, पहाड़ियों पर नहीं चढ़ना पड़ता लोगों को, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। भारतीय वन वैसे तो असमान रूप से वितरित हैं, फिर भी वे अधिकांश जनसंख्या को हरियाली और वन्य जीवन को प्राकृतिक आवरण प्रदान करते हैं। यहाँ पे लौह अयस्क, कोयला, प्राकृतिक गैस के भारी भंडार हैं, ये बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। लौह अयस्क भंडार तो 8% उपलब्ध है। अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए, पूरी दुनिया का 8% लौह अयस्क सिर्फ भारत में ही मिलता है। हमारे देश के विभिन्न भागों में बॉक्साइट, तांबा, क्रोमेट, हीरा, सोना, सीसा, भूरा कोयला, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम इत्यादि ये सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लौह अयस्क मिलता है। ठीक है, ये लौह अयस्क जो होता है, ये सिर्फ लोहा नहीं होता, लौह अयस्क वो होता है जिसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इसको बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, फिर इसमें से बाकी के अ, अ, जो धातु होते हैं वो फिर इसमें से निकाले जाते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि भारत की जो जनसंख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है और हमारे संसाधन सीमित हैं। तो उन संसाधनों को हम पूरे जनसंख्या के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी इसलिए पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। भारत की अत्यधिक गंभीर पर्यावरण समस्याओं में क्या है? वायु प्रदूषण, हवा बहुत बेकार हो गई है यहाँ की, दूषित जल, पानी, मृदा क्षरण, जो मिट्टी है उसकी उर्वरता क्षमता भी खराब होती जा रही है, और वन्य कटाव, जंगलों को काटा जा रहा है और वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, तो उससे बहुत पर्यावरण प्रदूषित होता है। और वन्य जीवन की विलुप्ति, क्योंकि अब जंगल ही काट दोगे तो वहाँ पे रहने वाले कहाँ जाएंगे? तो बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो विलुप्त होने के कगार पे आ गए हैं। विलुप्त यानी कि जैसे कि 10 शेर हैं, उसके बाद 9 बचे, ऐसे करते करते 1 बचा, अब वो भी ख़त्म हो गया ना, तो 0 बचे। अब आप इसको कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देख पाएंगे, और ना ही कोई और देख पाएगा। क्यों? क्योंकि ये विलुप्त हो चुका, मतलब दुनिया से जा चुका, इसकी कोई प्रजाति ही नहीं बची। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। इसके मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है भूमि अपक्षय। भूमि अपक्षय ऐसा होता है कि एक तो भूमि की उर्वर क्षमता खराब हो जाती है, और आपने देखा होगा पहाड़ों पे से मिट्टी खिसकते हुए, इस बार तो बहुत सारी न्यूज़ आई हैं ऐसी, पहाड़ों से मिट्टी का खिसकना। ठीक है,
और ऐसे ही नदियों के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं ना, जैसे नदी है, नदी बह रही है, यहाँ पे ये मिट्टी है, तो ये मिट्टी ना टूट जाएगी, यहाँ से टूट के नदी में चली जाएगी, यहाँ से भी टूट के नदी में चली जाएगी, ऐसे टूट टूट के रोज़ थोड़ी थोड़ी जाती रहती है, तो वो नदी चौड़ी होती रहती है। ठीक है, मिट्टी उसके अंदर जाती रहती है, तो वो मतलब भूमि का अपक्षय होता है, भूमि खराब हो जाती है। वो इसलिए होती है कि भूमि की जो क्षमता होती है ना, खुद को बांधे रखने की क्षमता, वो पेड़ों से मजबूत बनती है, पेड़ों की जड़ों से, उस और उर्वरता क्षमता से वो अपने आप को बांधे रखती है। नहीं तो ऐसे होते होते ना एक दिन, जैसे आपने रेगिस्तान देखा, वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, वो खुद में बंधे रखती है, हवा से ही उड़ने लग जाती है, वो इतनी ज़्यादा हल्की हो चुकी है। तो ऐसे होते होते जो मिट्टी है वो रेत में बदलने लगती है। तो यहाँ पे भूमि अपक्षय कहा है जैविक विविधता की हानि। जैविक विविधता वही कि बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, उनकी हानि हमें हो रही है। अब एक प्रजाति लुप्त होने से दूसरे को भी फर्क पड़ता है। जैसे कि मान लो, अभी आपने हाथी वाली न्यूज़ पढ़ी होगी कि अमेरिका में एक जगह है, वहाँ पर एक नए तरीके की घास उगा दी जंगल में, क्योंकि वो अच्छी लग रही थी। और उस घास ने क्या करा, वो घास इतनी तेज़ी से फैली कि जो पुरानी वाली घास है वो वहाँ से मतलब हट गई अपने आप ही, और जो नई वाली घास है वो फैलती गई। अब हाथियों को वो पुरानी वाली घास ही अच्छी लगती थी, तो हाथियों ने वहाँ से जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उसी घास को खाते थे। अब ऐसे में मान लो हाथियों को कहीं जगह ना मिले जाने की, तो वो उस घास को खाएंगे नहीं, पुरानी वाली मिलेगी नहीं, तो वो मर जाएंगे। और ऐसे करते करते वो वहाँ से विलुप्त हो जाएंगे, और पूरी दुनिया में ऐसा हो तो पूरी दुनिया में से विलुप्त हो जाएंगे। तो जैव विविधता की हानि देखो ऐसे होती है, जैसे कि मान लीजिए शेर हिरन को खाता है और हिरन घास खाती है। अब कोई ऐसी घास है जो हिरन खाती है, वो विलुप्त हो गई, हमने नए तरीके की घास उगा दी। अब हिरन नई वाली घास नहीं खाएगी, उसको पसंद नहीं है, तो हिरन मर जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि शेर तो हिरन को ही खाता है, तो अब हिरन तो मर गया, शेर क्या खाएगा, घास थोड़ी खाएगा, तो शेर भी मर जाएगा। ये सब खैर इतना आसान तो नहीं है, ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जैविक विविधता में जो हानि होती है, अगर एक को हानि होती है तो उससे पूरे जो पूरा चक्र होता है जिसमें इंसान भी शामिल है, उस पूरे चक्र पर फर्क पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण से उत्पन्न वायु प्रदूषण, शहरी क्षेत्रों में वाहन बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होता है, छोटी जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वाहन भी ज़्यादा चलते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण फैलता है। ताज़े पानी का प्रबंधन, ताज़ा पानी का प्रबंध नहीं हो पाता, दूषित पानी पीना पड़ रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कुछ अपशिष्ट ऐसे होते हैं जो उद्योगों से और बहुत सारी फैक्ट्रियों से या इधर उधर से ऐसे निकलते हैं कि जिनको पर्यावरण को समाहित करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे अपशिष्ट का जो प्रबंधन है वो ठीक से नहीं हो पाया कि आखिर इनका करना क्या है। तो ये सब पर्यावरण प्रदूषण के कारण हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, भारत में भूमि का अपक्षय विभिन्न मात्रा और रूपों में हुआ है, ये सब खैर मैंने बता दिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, भूमि क्यों खराब हो रही है, भूमि का अपक्षय क्यों हो रहा है। एक तो वन विनाश, वन काट देते हैं तो उससे भूमि खराब हो जाती है। ठीक है, वनस्पति की हानि, आधारणीय जलवायु, लकड़ी और चारे का निष्कर्षण। जैसे एक ही पहले लोग क्या करते थे कि एक जगह पे जैसे चरा रहे हैं, तो फिर क्योंकि जनसंख्या कम थी ना, फिर उस जगह को छोड़ दिया करते थे, दूसरी जगह जाके चराने लगते थे। अब यहाँ चरा रहे हैं तो यहाँ पे अपने आप घास उगाएगी, फिर तीसरी जगह आ गए, इस जगह को छोड़ दिया, यहाँ घास उगाएगी, फिर वापस से 10 साल बाद यहाँ आ गए तो उनको वापस से घास मिलेगी। अभी क्या है, जो यहाँ है यहीं है, जो यहाँ है यहीं है, जो यहाँ है वो यहीं है। ठीक है, तो यहीं पे चराए जा रहे हैं, तो मौका ही नहीं मिलता प्राकृतिक को खुद से घास वगैरह उगाने का या खुद से खुद को ठीक करने का, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है। यहाँ वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पहले से ही कोई चरा रहा है, यहाँ पे भी पहले से कोई अपने जानवरों को चरा रहा है। तो चारे का निष्कर्षण भी इसका एक महत्वपूर्ण आप पॉइंट बना सकते हैं कि इसकी वजह से भी भूमि का अपक्षय होता है। खेतीबाड़ी, ठीक है, खेती में भी लगातार खेती होती है, कभी कोई खेती कभी कोई खेती। भूमि को थोड़े दिन के लिए भी रेस्ट पे नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि रेस्ट पे छोड़ दिया तो जनता भूखी मर जाएगी। जनता इतनी ज़्यादा है कि उसको खाना चाहिए, और खाने की वजह से बार बार उस पर खेती की जाती है। वन भूमि का अतिक्रमण, जो वन यानी कि जंगल वाली भूमि होती है उसको काटा पीटा जा रहा है।
वनों में आग और अत्यधिक चराई, बहुत ज़्यादा चराई जंगलों में और वनों में जो आग लग जाती है उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, भूमि अपक्षय हो रहा है। देश में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि केवल 0.06 हेक्टेयर है, जबकि बुनियादी आवश्यकताओं हमारे पास सिर्फ 0.06 हेक्टेयर है, जबकि कितनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ये करीब होनी चाहिए 0.47 हेक्टेयर और हमारे पास कम है। परिणाम स्वरूप वनों की कटाई स्वीकार्य सीमा से लगभग 15 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिक होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, इस जगह पर अगर हम भूमि अपक्षय देखें तो उसकी वजह से 1.8 मिलियन टन फॉस्फोरस और 26.3 मिलियन टन पोटाशियम इनका नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये भूमि से ही मिलते हैं। भारत सरकार के अनुसार प्रत्येक वर्ष 5.8 मिलियन टन से 8.4 तक जो पोषक तत्व हैं उनकी क्षति हो जाती है, मतलब पोषक तत्व मिट्टी के अंदर खराब हो जाते हैं हर साल, इतनी तेज़ी से हो रहे हैं। और अगर शहरों में देखा जाए तो शहरों में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के कारण ही मिट्टी भी ख़राब हो रही है और वहाँ पे बिल्डिंग और निर्माण का कार्य बहुत ज़्यादा है, इसलिए वे 1951 के अगर 1951 में हम देखें जब देश आज़ाद हुआ था उसके 2-3 साल बाद, तो तब 3 लाख मोटर वाहन थे, ठीक है। और अगर 2016 की रिपोर्ट देखें तो ये 23 करोड़ हो चुके हैं 3 लाख से, तो आप सोचिए कि हवा तो प्रदूषित होगी ही। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर धारणीय विकास। धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं, एक ऐसा विकास जो बिना नुकसान पहुँचाए आने वाली पीढ़ी के लिए भी एकदम सुटेबल हो, बहुत अच्छा हो, उसको हम कहते हैं धारणीय विकास, ठीक है। जो उर्वरता क्षमता है मिट्टी की और जो वायु है वो सब वैसे ही आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बने रहे। एडवर्ड बारबियर ने धारणीय विकास की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में दी है। ये एडवर्ड बारियर कोई चिंतक होंगे, उन्होंने बताया है कि धारणीय विकास का मतलब ये है कि जो गरीब लोग हैं उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे, यानी कि गरीब गरीबी से बाहर निकले, जिसे आय, वास्तविक आय, शैक्षिक सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, जल पूर्ति, ये सारी चीज़ें गरीबों को दी जानी चाहिए, तो धारणीय विकास अपने आप हो जाएगा। उनकी बात भी ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे ब्रुकलैंड कमीशन ने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया है। ये कहा है कि हमारा विकास इस तरीके से होना चाहिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ दें। जैसे कि आपने देखा होगा पेट्रोल के बारे में, आपने सुना होगा कि आने वाले 30-40 वर्षों में वो ख़त्म हो जाएगा। तो 30-40 वर्षों के बाद जो लोग पैदा होंगे उन्हें पता ही नहीं होगा कि पेट्रोल कभी होता था और क्या होता था, उसका यूज़ किस तरह किया जाता था, वो सिर्फ इस बारे में पढ़ सकते हैं। तो हमें इस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है कि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपभोग कर सके। यहाँ पर आ जाते हैं, तो हम क्या क्या कर सकते हैं धारणीय विकास के लिए। हम कर सकते हैं प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का संरक्षण, जैसे कि सरकार ने किया हुआ भी है। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनको सरकार ने संरक्षण दिया हुआ, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनको सरकार ने संरक्षण दिया हुआ है। विश्व की प्राकृतिक पारिस्थितिक व्यवस्था का पुनर्जनन क्षमता की सुरक्षा करना। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, पेड़ों की कटाई बंद करें, पेड़ लगाओ, जनसंख्या पे रोकथाम, ये सारी चीज़ें। भविष्य की पीढ़ियों के ऊपर अतिरिक्त खर्चे या जोखिम को हटाने के अनुकूल हों। विकास इस तरीके से करें कि आने वाली पीढ़ियों को ज़्यादा जोखिम ना हो। इसके लिए हमें सबसे पहले तो जनसंख्या, देखो कोई भी प्रॉब्लम पूछी जाती है ना इकोनॉमिक्स में, तो सबसे पहले तो जनसंख्या को ही रख दिया करो। हर चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो जनसंख्या है, जनसंख्या कम करो, ठीक है। इसके बाद प्रौद्योगिक प्रगति आगत निपुण होना कि आगत उपभोगी। प्रौद्योगिक यानी कि हम उद्योग में कोई नई तकनीक अगर लेकर आ रहे हैं तो वो आगत निपुण हुआ, यानी कि नई तकनीक जो है वो फ़ायदा दे, ज़्यादा नुकसान ना दे, नुकसान कम दे, फ़ायदा ज़्यादा दे। नवीकरणीय संसाधनों का निष्कर्षण, जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं जिनको दोबारा
बनाया जा सकता है वो इस तरीके से यूज़ किए जाएं कि यूज़ करने की जो क्षमता है वो कम हो और बनाने की क्षमता ज़्यादा हो। जैसे कि पर्यावरण में होता है कि गंध फैलाने की क्षमता कम हो तो पर्यावरण उसको खुद में समाहित कर लेता है। अगर अपशिष्ट ज़्यादा निकलते हैं और पर्यावरण को समाहित नहीं कर पाता, तभी तो पॉल्यूशन फैलता है। तो प्रौद्योगिकी होती है, उद्योग में कोई नई तकनीक लाई जाती है उसको कहते हैं, तो इस तरीके से लाई जानी चाहिए कि वो भावी पीढ़ी को नुकसान ना दे। और गैर नवीकरणीय जो संसाधन है उसका अपक्षय दर नवीकृत प्रतिस्थापकों से अधिक नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए। प्रदूषण के कारण उत्पन्न अक्षमताओं का सुधार किया जाना चाहिए। प्रदूषण के जो जो भी कारण हैं उसमें कुछ सुधार करना चाहिए। अब क्या क्या सुधार करना चाहिए आप बता सकते हैं उसके अंदर कि गाड़ियाँ कम चलाओ, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी चलाओ, साइकिल वगैरह चलानी चाहिए, ऐसे ऐसे मतलब छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो सब आप बता सकते हैं। अब हम आ जाते हैं धारणीय विकास की रणनीतियाँ। धारणीय विकास के लिए क्या क्या प्लानिंग की गई है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग। तो ये गैर पारंपरिक स्रोत याद है ना आपको, वही सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वो सब। थर्मल और हाइड्रो पावर संयंत्र पर बहुत अधिक निर्भर है ये सारी चीज़ें, लेकिन इस पर पर्यावरण का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ये सारी चीज़ें पोल्यूशन नहीं फैलाती। लेकिन थर्मल पावर संयंत्र बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। थर्मल पावर प्लांटों से बड़ी मात्रा में धुएं के रूप में राख भी निकलती है। जल विद्युत परियोजनाओं से वन जलमग्न हो जाते हैं और नदी प्रवाह क्षेत्र तथा नदी की घाटियों के प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप करते। और वायु शक्ति और सौर किरणें पारंपरिक ऊर्जा के अच्छे उदाहरण हैं। देखो, नदी परियोजनाओं से जो बिजली बनाई जाती है ना, उससे बहुत सारे जो जंगल हैं वो पानी के अंदर ही चले जाते हैं, बहुत सारे गांव जलमग्न हो जाते हैं, पानी में चले जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि हमें ऊर्जा पारंपरिक सौर किरणें वगैरह इन सब से लेनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी, गोबर गैस, इन सब पर क्योंकि ग्रामीण परिवार जो है वो लकड़ी, उपले, जैविक पदार्थों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पे एलपीजी और गोबर गैस इन सब पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में उच्च दाब प्राकृतिक गैस, जिसे हम सीएनजी कहते हैं, सिलेंडर में यूज़ नहीं करते, गाड़ियों में यूज़ करते हैं। सिलेंडर वाली तो एलपीजी होती है। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली आपने देखी होगी कि ज़्यादातर अब दिल्ली में सीएनजी का यूज़ किया जाता है बसों वगैरह में। उससे वायु पूरे तरीके से तो नहीं सुधरी, लेकिन उसकी गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हो गया है। तो सीएनजी को थोड़ा सा प्रोत्साहन देना चाहिए पेट्रोल और डीजल के अलावा। वायु शक्ति, जिन क्षेत्रों में हवा की गति आमतौर पर तीव्र होती है वहाँ पे पवन चक्की लगा देनी चाहिए जिससे कि बिजली बनती है। जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उधर की तरफ थोड़ा सा गर्म इलाका हो जाता है, ख़ास तौर पे राजस्थान में। तो वहाँ पे वो हवा से ही टरबाइन घूमते रहते हैं जिससे बिजली पैदा होती है, लेकिन इसकी लागत बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। फोटोवोल्टिक सेल द्वारा सौर शक्ति, जिसे सौर पैनल कहते हैं, सूर्य की किरणों को ये ऊर्जा में बदल देता है जिससे बिजली बनती है, लेकिन इसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आती है, इसलिए इसको कुछ अमीर लोग भी यूज़ कर पाते हैं। मैंने खुद इसको ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे और हॉस्पिटल वगैरह में ही लगा हुआ देखा है। आम तौर पे तो अभी ये देखने के लिए मिलते नहीं क्योंकि इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये उसके बाद एक बार लगने के बाद फ्री हो जाता है। इसके लिए मौसम साफ़ होना चाहिए, सूर्य की किरणें इस पर पड़नी चाहिए, तभी ये काम करता है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल भी पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता। लघु जलीय प्लांट पहाड़ी इलाकों में लगते हैं। ये पहाड़ी इलाकों में लगभग सभी जगह पे झरने मिलते हैं। तो झरनों की जब झरना गिरता है तो उससे टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन से बिजली का उत्पादन होता है, क्योंकि वो एक तरीके की ऊर्जा होती है। उस गिरते हुए झरने को ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इससे भी ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं होता, बहुत कम लेवल पर नुकसान होता है, लेकिन वही है कि इन सब चीज़ों की कॉस्ट थोड़ी हाई फाई हो जाती है। पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार,
पारंपरिक रूप से देखा जाए तो हमेशा से भारतीय लोग कृषि के निकट ही रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और जंगलों में आज भी बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी हैं जो जंगलों में रहती हैं, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं। लेकिन अभी हम दूसरों की नकल करके, ख़ास तौर पे अंग्रेज़ों की नकल करके अपना पिछला भूल चुके हैं कि हम क्या थे, जिसकी वजह से आज पर्यावरण प्रदूषण और ये सब हो रहा है। भारत बहुत ही सौभाग्यशाली है। यहाँ औषधि गुण से युक्त पौधों की लगभग 15,000 प्रजातियाँ ऐसी हैं जो दवाइयों का काम करती हैं। इनमें लगभग 8,000 जड़ी बूटियों का प्रयोग उपचार की विभिन्न प्रणालियों में किया जाता है, जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी, तिब्बती, ये सब जो प्रणालियाँ होती हैं। लेकिन अभी हम सब अंग्रेज़ी दवाइयों के पीछे भागते हैं। अब इन स्वास्थ्य प्रणालियों की मांग पुराने रोगों के उपचार के लिए फिर से हो रही है, क्योंकि बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी दवाइयों से नहीं जाते, तो लोग फिर से इनकी तरफ ही भाग रहे हैं, आयुर्वेद, यूनानी, इन सब प्रणालियों की तरफ, होम्योपैथ। क्योंकि ये दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि फ़ायदा नहीं देती तो नुकसान भी नहीं देती लंबे टाइम के बाद। अंग्रेज़ी दवाइयाँ अपना साइड इफ़ेक्ट ज़रूर छोड़ती हैं, चाहे वो बाद में दिखाई दे। इसके बाद जैविक कंपोस्ट खाद, ये क्या होती है? ये वही होती है कि जितना भी कूड़ा कचरा होता है वो ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है और कुछ टाइम बाद, मतलब 1-1.5 महीने या 2-3 महीने बाद वो खाद में कंपोस्ट हो जाता है और खाद बन जाता है। तो वो बहुत अच्छा होता है, उससे कूड़े कचरे का भी निपटारा हो जाता है और फ्री में खाद भी मिल जाता है और ये बहुत अच्छा खाद होता है। उर्वरक के जैसे उर्वर होता है जो मशीनों में बनाया जाता है, उससे बेस्ट होता है, लेकिन इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और ये तभी बनाया जा सकता है जब हम गीला कूड़ा अलग रखें, सूखा कूड़ा अलग रखें। जैसे कि जो किचन का कूड़ा होता है, फल सब्जियों के छिलके, अंडों के छिलके, मांस मछली, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन अगर हम उसमें घर का कूड़ा, जैसे कि पन्नी, ठीक है, पॉलीथीन वगैरह भी उसमें मिला देते हैं, प्लास्टिक, तो बेकार हो जाता है। तो इसलिए गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा सरकार अलग रखने के लिए बोलती है। इसके बाद जैविक कीट नियंत्रण। आपको याद है कि जब हरित क्रांति हुई थी 1970 के आसपास, तो उसमें सरकार ने HYV बीज दिए थे, बहुत सारे HYV बीज दिए थे, जो अच्छी किस्म के बीज होते हैं, और उर्वरक दिया था। उर्वरक वो होता है जो मशीनों में बनाया जाता है, मतलब खाद का ही दूसरा रूप होता है, लेकिन ये फिर बाद में नुकसान देता है। तो उस टाइम तो देश भुखमरी की हालत में था, इसलिए हरित क्रांति की गई, जिससे जल्दी जल्दी सब्जियाँ उगें। तो उससे सब्जियों का टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं रहा, सब्जियाँ जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और इन सब की वजह से ये जो जैविक कीट का इस्तेमाल किया गया, कि जो फसल होती है ना, उस पे कीट पतंग बैठ जाते हैं, तो वो फसल को ख़राब कर देती है। तो इस वजह से जो किसान होते हैं वो जैविक कीट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक दवाई होती है, उसको पौधों पर छिड़कते हैं, जिससे खरपतवार, जो ख़राब पौधे होते हैं, वो भी ना रहें और जो कीट पतंग हैं वो भी ना रहे। लेकिन वो दवाई हमारे जो खाने वाले पौधे हैं, जिन्हें हम खा रहे हैं, उन पर भी चली जाती है। और जब हम सब्जियों को धोते हैं, पकाते हैं, उनका असर तब भी नहीं जाता, वो हमारे पेट में जाती है और बीमारियां फैलाती है, ठीक है। और जब ज़मीन पर उसको किसान छिड़कते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर चली जाती है और पानी को भी दूषित करती है, जिसकी वजह से नदियाँ दूषित हैं, मतलब ये कहीं का कहीं पहुंच गया है ज़मीन की वजह से। और जिसकी वजह से मछलियाँ भी दूषित हैं, मछलियाँ भी दूषित हो गई हैं, इंसान भी दूषित हो गए हैं, पूरा पर्यावरण मतलब दूषित हो गया है। लेकिन इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। अब ये है कि इस तरीके की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए जिससे नुकसान ना हो। कीटनाशकों के उपयोग की जगह हमें नीम के पेड़, इन सब का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और खरपतवार हाथों से उखाड़नी चाहिए, लेकिन इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए किसान ऐसा नहीं करते। यहाँ पर आते हैं, इसके अतिरिक्त विभिन्न जानवर और पक्षियों के बारे में जागरूकता हमें बढ़ानी चाहिए, जो कीट नियंत्रण में सहायक हैं। जैसे कि सांप, चूहों को अनेक प्रकार के कीड़ों को खा जाता है। उल्लू, मोर जैसे पक्षी अनेक हानिकारक कीटों का भक्षण करते हैं। तो मोर छोड़ दो, मतलब खेतों के अंदर, तो वो खा लेंगे उन सबको। तो कुछ ऐसा निकालना चाहिए जो कीट पतंग को खुद ही वहाँ से सफाया कर दें। लेकिन अगर सांप और ये सब चीज़ें छोड़े जाएंगे तो फिर किसानों का क्या होगा? तो ये तो थोड़ी अजीब सी बात लगी यहाँ पर मुझे।
खैर लेकिन इसका उपयोग कम करना चाहिए। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि बढ़ती जनसंख्या जो है वो हर चीज़ में आड़े आ रही है, तो जनसंख्या पे रोक लगानी चाहिए। जनसंख्या विस्फोट पे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जो है उस पे हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। जनसंख्या पे कंट्रोल हो गया तो सभी चीज़ों पे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण संसाधनों में मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और पूर्ति बहुत कम है, और हमारा जो पर्यावरण है उसकी अवशोषण क्षमता कम है और पोल्यूशन फैलाने की क्षमता ज़्यादा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और धारणीय विकास में बाधा आ रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने वीडियो झेल लिया, इसके लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।